नमस्ते। बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज व्याकरण में हम टॉपिक ले रहे हैं कर्ता क्रिया सामंजस्य। और ये जो टॉपिक हैं बिल्कुल आधारभूत टॉपिक हैं। मुख्य रूप से अनुवाद विषय में इसकी महती आवश्यकता होती है। कर्ता क्रिया सामंजस्य का तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होनी चाहिए। यह एक अनुवाद का सामान्य नियम है। तथापि किंचित स्थलों पर कुछ समस्या आती है अनुवाद करते समय, और उन समस्याओं में एक महती समस्या ये है कि जब कर्ता भिन्न भिन्न पुरुषों के होते हैं उस समय क्रिया का पुरुष क्या होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब कर्ता भिन्न भिन्न वचन के हो तो फिर क्रिया किस वचन की हो, ये निर्धारित करना बड़ा कठिन हो जाता है। इस समस्या का निवारण करने के लिए कुछ नियम हैं। इन नियमों में सबसे प्रथम नियम पर हम ध्यान देते हैं। प्रथम नियम यह है कि यदि दो या दो से अधिक कर्ता च पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो तो क्रिया का वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि अलग अलग पुरुष का कर्ता होने पर क्रिया का पुरुष निम्नवत होगा। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि अगर दो या दो से अधिक कर्ता को हमने च पद के द्वारा जोड़ दिया, जैसे रामः च, अहम च, उसी तरह से अहम च, त्वम च, इस प्रकार, तो क्रिया का वचन क्या होगा और पुरुष क्या होगा। सबसे पहले वचन की बात करें तो वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि च पद के द्वारा जितने भी कर्ता आपस में जुड़े हुए हैं वह कर्ता संख्या में कुल कितने हो रहे हैं। अगर दो हो रहे हैं तो क्रिया द्विवचन की होगी, और यदि दो से अधिक हो रहे हैं तो क्रिया बहुवचन की होगी। जैसे अहम च त्वम च, यहाँ पर अहम एक वचन है और त्वम एक वचन है, तो एक और एक हो गए दो, तो क्रिया द्विवचन की होगी। किंतु यदि हमारे दोनों कर्ता इस प्रकार होंगे कि त्वम च आवाम च, त्वम एक वचन है और आवाम द्विवचन है, तो दो और एक तीन, तो कुल कर्ता तीन हो गई। इसका अर्थ ये होगा कि क्रिया बहुवचन की होगी। इसी प्रकार पुरुष की अगर बात करें तो यदि दोनों कर्ता भिन्न भिन्न पुरुष के हो, दो या दो से अधिक जितने भी कर्ता हो यदि वो भिन्न भिन्न पुरुष के हो तो क्रिया का पुरुष किस प्रकार निर्धारित होगा। इसके लिए सबसे पहले दिया हुआ है कि अगर उन समस्त कर्ताओं में से एक कर्ता प्रथम पुरुष है और कुछ कर्ता मध्यम पुरुष हैं, या कुछ कर्ता प्रथम पुरुष हैं एक कर्ता मध्यम पुरुष हैं, तो फिर क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी। उसी प्रकार अगर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं तो क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी, और प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी। इसको अगर सीधे शब्दों में हम समझने का प्रयास करें तो इसका तात्पर्य ये निकल कर सामने आ रहा है कि जितने भी कर्ता आपस में जुड़े हुए हैं यदि उन कर्ताओं में से एक भी कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी। और यदि उत्तम पुरुष का कोई कर्ता नहीं है, कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के हैं, तो फिर क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। और अगर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का कोई कर्ता विद्यमान नहीं है, समस्त कर्ता प्रथम पुरुष के हैं, तो क्रिया निसंदेह प्रथम पुरुष की होगी। जैसे हम इस नियम का अभ्यास करते हैं, इसका पहला उदाहरण लेते हैं। प्रथम उदाहरण में लिखा है रामः श्यामः च। अब दो कर्ता च पद के द्वारा जुड़े हुए हैं, रामः और श्याम।
रामा प्रथम पुरुष एकवचन है और श्याम भी प्रथम पुरुष एकवचन है। सर्वप्रथम हम वचन निर्धारित करें क्रिया का, तो राम एकवचन है और श्याम भी एकवचन है, तो एक और एक हुए दो, अर्थात क्रिया द्विवचन की होगी। लेकिन क्रिया का पुरुष क्या होगा, इस संबंध में हमें कर्ता के पुरुष पे जाना पड़ेगा। तो राम और श्याम दोनों ही कर्ता प्रथम पुरुष हैं, अतः क्रिया प्रथम पुरुष की आएगी। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा गच्छति गच्छतः। इस प्रकार यहाँ पर क्रिया है गच्छतः। उसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में है गुरुः छात्रौ च। गुरु एकवचन है, छात्रौ द्विवचन है, तो दो और एक हुए तीन, अर्थात क्रिया बहुवचन की होगी। लेकिन किस पुरुष की होगी, चूंकि अपने दोनों कर्ता प्रथम पुरुष हैं, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष का बहुवचन होगी, पठति पठतः पठन्ति। तृतीय उदाहरण में सह अहम च पठाव। यहाँ पर सह एकवचन है और अहम भी एकवचन है, एक और एक हुए दो, अतः कर्ता द्विवचन होगा। लेकिन किस पुरुष का होगा, इसके लिए हमें पुनः कर्ता के पुरुष पे जाना होगा। स प्रथम पुरुष एकवचन है और अहम उत्तम पुरुष एकवचन है। उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों पुरुषों के कर्ता विद्यमान है, अतः क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। उत्तम पुरुष का द्विवचन अगर हम देखें तो वो होगा पठाव, पठामि पठाव, पठाव है। इसी प्रकार चतुर्थ उदाहरण में तो अहम च पठाव। तो प्रथम पुरुष द्विवचन है और अहम उत्तम पुरुष एकवचन है। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों के कर्ता विद्यमान है, अर्थात क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी। लेकिन उत्तम पुरुष का कौन सा वचन होगा, इसके लिए हमें दोनों पुरुषों का वचन जोड़ना होगा। अहम एकवचन है, तो द्विवचन है, दो और एक हुए तीन, अतः क्रिया उत्तम पुरुष का बहुवचन होगी, पठामि पठाव पठामः। पंचम उदाहरण में त्वम सह च। यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष है, सह प्रथम पुरुष है, अतः जो भी क्रिया होगी वो मध्यम पुरुष को होगी। क्योंकि ऊपर दिए हुए सूत्रों के अनुसार मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष की अगर क्रिया आती है तो वो निश्चित रूप से मध्यम पुरुष में ही गिनी जाती है, तो क्रिया मध्यम पुरुष का होगा। अब मध्यम पुरुष का कौन सा वचन होगा, इसके लिए हमें कर्ता का वचन देखना होगा। त्वम एक वचन है, सह भी एक वचन है, एक और एक हुए दो, अर्थात क्रिया मध्यम पुरुष का द्विवचन होगी, गच्छसि गच्छथः। षष्ठ उदाहरण में त्वम आवाम च लिखामः। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया उत्तम पुरुष की हुई। चूंकि त्वम मध्यम पुरुष और आवाम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता अगर विद्यमान है तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही आती है। और यहाँ पर बहुवचन इसलिए आए हैं क्योंकि आवाम द्विवचन है, त्वम एक वचन है, दो और एक तीन हुए, इस कारण से यहाँ पर क्रिया बहुवचन की। ते त्वम च, ते प्रथम पुरुष बहुवचन और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया बहुवचन की आएगी। किंतु मध्यम पुरुष विद्यमान है प्रथम पुरुष के साथ, अतः क्रिया मध्यम पुरुष का बहुवचन होगी, गच्छत। अष्टम उदाहरण में युवाम अहम च। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता विद्यमान है, अतः क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। अब उत्तम पुरुष का कौन सा वचन होगा, इसके लिए हम कर्ता की संख्या जोड़े हैं। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, अहम एक वचन, दो और एक हुए तीन, अतः क्रिया बहुवचन की होगी, चलामः। सह युवाम च पठत। सह प्रथम पुरुष है, युवाम मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का कर्ता विद्यमान है प्रथम पुरुष के साथ, अतः क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। और मध्यम पुरुष का वचन कौन सा होगा, इसके लिए हम देखें कि युवाम द्विवचन है, सह एक वचन है, दो और एक तीन हुए, अतः क्रिया मध्यम पुरुष का बहुवचन होगी, पठसि पठतः पठत। अहम राम च गच्छावः। अहम एक वचन है, राम भी एक वचन है, अतः क्रिया द्विवचन की आनी है। किंतु किस पुरुष की आएगी, उत्तम पुरुष की। क्यों, क्योंकि वाक्य में उत्तम पुरुष का कर्ता विद्यमान है अहम, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन होगा गच्छावः। इस प्रकार हमने कर्ता क्रिया सामंजस्य का प्रथम नियम पढ़ा और सीखा, जाना, समझा। द्वितीय नियम यह है कि यदि दो या दो से अधिक कर्ता व पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो तो क्रिया का पुरुष व वचन अंतिम कर्ता पर निर्भर करता है। प्रथम कर्ता के पुरुष और वचन से कोई आवश्यकता और कोई संबंध नहीं होता। हमें वचन और पुरुष दोनों दृष्टि से द्वितीय कर्ता पर निर्भर रहना है।
द्वितीय कर्ता का जो पुरुष वचन होगा क्रिया उसी का अनुसरण करेगी। जैसे प्रथम उदाहरण है गुरु छात्रः वा गच्छन्ति। यहाँ वाक्य द्वारा दोनों कर्ता आपस में जुड़े हुए हैं। चूंकि द्वितीय कर्ता छात्रा है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की आई है, गच्छन्ति। उसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में अहम त्वम व फटसि। यहाँ पर द्वितीय कर्ता त्वम है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन की आई, फटसि। तृतीय उदाहरण में सह अहम व पठामि। यहाँ पर द्वितीय कर्ता अहम है, जो उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की है, पठामि। अहम सह वा, यहाँ पर द्वितीय कर्ता स है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, लिखति। त्वम अहम वा लिखामि। द्वितीय कर्ता अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन है, उसी के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आई है, लिखामि। वयम सह वा लिखति। द्वितीय कर्ता स है, तो उस सह के अनुसार क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन है, लिखति, क्योंकि स प्रथम पुरुष का एक वचन है। सप्तम उदाहरण में त्वम आवाम व पठावा। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है। चूंकि वा पद के द्वारा दोनों कर्ता परस्पर जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पर केवल द्वितीय कर्ता को आधार मानकर क्रिया का निर्धारण होगा। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, अतः क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन होगी, पठामि पठावः। अष्टम उदाहरण में रामः युवाम वा। यहाँ पर द्वितीय कर्ता युवाम है, जो मध्यम पुरुष का द्विवचन है, इसी का अनुसरण करते हुए क्रिया का निर्धारण किया मध्यम पुरुष द्विवचन में, गच्छसि गच्छथः। नवम उदाहरण में वयम रामः वा। यहाँ पर द्वितीय कर्ता राम है, जो प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन आई है, गच्छति। दशम उदाहरण में यूयम छात्रो वा। यहाँ पर द्वितीय कर्ता है छात्रो, जो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, अतः इसी का अनुसरण करते हुए हमें क्रिया का निर्धारण करना पड़ा और प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठति पठतः। जैसे परीक्षा में प्रश्न आया सोहनः त्वं च। यहाँ पर उचित क्रिया निर्धारित करते हुए हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चूंकि च पद के द्वारा ये दोनों कर्ता आपस में जुड़े हुए हैं, अतः वचन का निर्धारण हम करने के लिए हमें दोनों कर्ता की कुल संख्या जोड़नी होगी। सोहन एक वचन है और त्वम भी एक वचन है, एक और एक हुए दो, अतः क्रिया द्विवचन की होगी। किंतु यह द्विवचन किस पुरुष का होगा, इसके लिए हमें दोनों कर्ता का पुरुष देखना होगा। सोहन प्रथम पुरुष और त्वम मध्यम पुरुष, अतः क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। दिए हुए विकल्पों में मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है द गच्छथः, अतः इसका उचित उत्तर होगा गच्छथः। इस प्रकार हमने आज टॉपिक पढ़ा कर्ता क्रिया सामंजस्य। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।